नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर दिल खोलकर स्वागत है। और अपने जिलों की सीरीज के अंदर अगले नए जिले के साथ फिर मैं आया हूं। आज अपने जो बात करेंगे वो चूरू जिले की बात करें। चूरू जिले की छोटी से छोटी जानकारी के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं और अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। जो चूरू जिले की विशेष बातें हैं उनको देखो। बात करते हैं अपने जिले चूरू की। ये चूरू जिला जिला बाद में बना, लेकिन पहले चूरू ठिकाना। चूरू की स्थापना 1620 के अंदर हुई थी। एक चोहड़ा जाट नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। चोहड़ा जाट नाम के व्यक्ति ने चूरू की स्थापना की थी, लेकिन इसका जिले के रूप में अस्तित्व में आया था ये वो है 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण कंप्लीट हुए थे। उसी दिन जिला बना था चूरू, 1 नवंबर 1956 को। तो चूरू की स्थापना 1620 में चोहड़ा जाट ने की, लेकिन ये जिले के रूप में अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 में। फिर देखो, इस चूरू का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो वरहत राजस्थान, एकीकरण के चौथे चरण का नाम था वरहत राजस्थान, और वरहत राजस्थान चला था 23 मार्च 1949 को। जब 23 मार्च 1949 को एकीकरण का चौथा चरण चला, उस समय बीकानेर रियासत को राजस्थान में शामिल किया गया था। और जब बीकानेर रियासत राजस्थान में शामिल हो गई, इसका मतलब चूरू बीकानेर रियासत का पार्ट हुआ करता था, यह भी राजस्थान के अंदर शामिल हो गया था। याद रखना, 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में इसको राजस्थान में ऐड किया गया था। ये इतनी बातें इस पेज पर आ गई अपनी। आगे बढ़ते, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर बातें देखो। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, राजस्थान का ऐसा जिला जिसका सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है, तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो चूरू है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात नहीं हो रही है, ये सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात हो रही है, तो चूरू जिला। फिर देखो, चूरू के अंदर ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य। बात करते हैं अपने ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर क्या क्या चीजें? ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर एक स्थान है द्रोणपुर नामक स्थान। ऋषि द्रोणाचार्य की तपोभूमि, ऋषि द्रोणाचार्य की तपोभूमि कहां पर है जी? तो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर ऋषि द्रोणाचार्य की तपोभूमि है। फिर दूसरी बात, राजस्थान में ऐसा वन्य जीव अभयारण्य जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है जी, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर काले हिरणों को संरक्षण देने का प्रयास किया था 1920 में महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने काले हिरणों को संरक्षण देने का प्रयास किया था। महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षण देने का प्रयास किया था। ठीक है, दो बातें आ गई। तीसरी, मोथिया घास। काले हिरणों की पसंदीदा जो घास होती है उसको बोलते हैं मोथिया घास। मोथिया घास कौन से वन्य जीव अभयारण्य के अंदर पाई जाती है? तो दोस्तों अपने को याद करना है ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य की। और इस मोथिया घास का वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोटंडस। मोथिया घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइप्रस रोटंडस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखना, इतनी बातें इस पेज की याद रखना। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू याद करना है। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो दोस्तों चूरू के अंदर है। और ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर क्या क्या मेन बातें हैं? तो द्रोणाचार्य की तपोभूमि है ये, और यहाँ ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। 1920 में यहां पर काले हिरणों को संरक्षण देने का प्रयास किया था महाराजा गंगा सिंह ने। और यहां पर काले हिरणों की पसंदीदा घास पाई जाती है, जिसको अपने बोलते हैं मोथिया घास। इसके अलावा ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य की एक और बात अपने दोस्तों याद करना है, वो है कुर्जा पक्षी। कुर्जा पक्षी, राजस्थान में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी पूछ ले तो खिंचन गांव फलोदी जोधपुर के अंदर, फलोदी अब तो नया जिला बन गया, लेकिन खिंचन गांव फलोदी के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी है। विरह का प्रतीक माना जाता है कुर्जा पक्षी। और खिंचन गांव के बाद राजस्थान में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी कहां पर पाए जाएंगे? तो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। फिर चलते हैं अगले पेज पर। फिर देखो,
एक मूर्धन्य साहित्यकार, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह है, जिनका जन्म चूरू के अंदर हुआ था, कन्हैया लाल सेठिया। इनका नाम तो जितने गौरव से लिया जाए उतना ही कम है। कन्हैया लाल सेठिया, जन्म स्थान है सुजानगढ़ चूरू के अंदर, सुजानगढ़ चूरू। कन्हैया लाल सेठिया जिनका जन्म 1919 के अंदर सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 2008 के अंदर, 2008 में इनकी मृत्यु हुई। मरणोपरांत इनको दिया गया था राजस्थान रत्न अवार्ड, राजस्थान रत्न अवार्ड इनको दिया गया 2012। कन्हैया लाल सेठिया जो बचपन में लिखने में बहुत बड़े माहिर थे, कहते हैं इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में एक रचना लिख दी थी। देखो, सिर्फ 7 साल की एज में बीटे मापा की जानता है कोई, बीटे में लिखना स्टार्ट कर दियो। 7 साल की उम्र में एक रचना लिख दी थी। रचना का नाम था रमणीय सोरठा, रमणीय सोरठा। ये रचना कन्हैया लाल सेठिया की। और धरती धोरारी, धरती धोरारी, यह भी रचना कन्हैया लाल सेठिया की। और तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की। एक ये रचना इनकी फेमस हुई। एक लीलटास, लीलटास रचना इनकी फेमस है। लीलटास तो इतनी फेमस हुई कि लीलटास रचना के लिए इनको 1976 में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लीलटास रचना के लिए कन्हैया लाल सेठिया को 1976 में अवार्ड कौन सा है, तो भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रमणीय रसोरठा, धरती दोरारी, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, लीलटास, और वन फूल। इसके अलावा एक है मिंझर, मिंझर खेजड़ी वृक्ष के पत्तों, खेजड़ी वृक्ष के जो फूल होते हैं उनको बोला जाता है मिंझर। तो रमणीय रसोरठा, धरती दोरारी, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, लीलटास, वन फूल, मिंझर और कुंकू। एक रचना इनकी कुंकू, कुंकू। और एक रचना पाथल और पीथल, पाथल और पीथल। ये इतनी रचनाएं, इसके अलावा और भी हो सकती है छोटी बड़ी, ये इतनी रचनाएं कन्हैया लाल सेठिया की। तो याद रखना, कन्हैया लाल सेठिया जन्म सुजानगढ़ चूरू में 1919 में हुआ, मृत्यु 2008 में हुई। मरणोपरांत 2012 के अंदर इनको राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया। रमणीय सोरठा, धरती दोरारी, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, लीलटास, वनफूल, मिंझर, कुंकू और पाथल और पीथल। जिसमें से लीलटास रचना के लिए कन्हैया लाल सेठिया को 1976 में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर चलते हैं अगले पेज पे। बीना देसर किला, दोस्तों कम ही नाम सुना होगा आपने, लेकिन आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, आज तक ऐसा क्वेश्चन आया तो है नहीं कि बीना देसर का किला कहां पर है, पर कुदरती आ ही जाए कोई। तो बीना देसर का किला कहां पर है, चूरू के अंदर। और बीना देसर के किले का निर्माण हुआ 1757 में ठाकुर दुल्ले सिंह ने। बीना देसर के ठाकुर हुआ करते थे दुल्ले सिंह, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। बस, ज्यादा कोई विशेषता नहीं। फिर चलते हैं चूरू का किला। चूरू का किला, चूरू के किले का निर्माण हुआ 1739 ईस्वी के अंदर। 1739 ईस्वी के अंदर चूरू के ठाकुर कुशल सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। चूरू के ठाकुर कुशल सिंह ने इनका निर्माण करवाया है। और राजस्थान में ऐसा किला जो चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध किला पूछ लिया आपसे तो याद करना चूरू का किला, चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। देखो, चूरू का किला जिसका निर्माण 1739 में हुआ। और चूरू के किले के अंदर एक और बात लिख देता हूं मैं, यहां पर गोपीनाथ मंदिर है। चूरू के किले के अंदर मंदिर कौन सा है, तो गोपीनाथ मंदिर।
चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध किला। कहते हैं कि बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने 1814 ईस्वी में चूरू के किले पर आक्रमण किया था। उस समय चूरू के सामंत हुआ करते थे शिव सिंह। शिव सिंह के पास गोला बारूद समाप्त हो गया था, तो चूरू के किले के आसपास सुनार जाति के लोग रहा करते थे। सुनार जाति के लोगों ने, जिनके घर सोना चांदी भरा पड़ा हुआ था, तो सुनार जाति के लोगों ने इनको चांदी के गोले बना बना कर दिए थे शिव सिंह के सैनिकों ने। तो शिव सिंह के सैनिकों ने सूरत सिंह की सेना पर चांदी के गोले दागे थे। तो चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध किला चूरू का किला है। फिर आगे बढ़ते अगले पेज पर। अगले पेज पर देखिए, कई हवेलियों के मैंने नाम लिखे, जैसे सुराणा हवेली, 51 टोडों की हवेली, और इसके अलावा दानचंद चोपड़ा की हवेली, खेमका हवेली, गोइना हवेली, कोठारिया हवेली और पारखों की हवेली। ये सारी की सारी हवेलियां कहां पर है? तो दोस्तों याद करना, चूरू के अंदर। चूरू के अंदर इतनी हवेली। दोबारा देख लीजिए एक बार। सुराणा हवेली, 51 टोडों की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली, खेमका की हवेली, गोइना हवेली, कोठारिया हवेली और पारखों की हवेली। सारी की सारी हवेलियां चूरू के अंदर। इसके अलावा एक प्रसिद्ध, अपने आज तक एक सॉन्ग सुन रखा है, ए मालिक तेरे बंदे हम। कितना फेमस हुआ था वो सॉन्ग, ए मालिक तेरे बंदे हम। पर यह बात याद करो, ए मालिक तेरे बंदे हम, इस गीत को लिखने वाले बंदे का नाम था भरत व्यास। और भरत व्यास कहां का था? चूरू। ए मालिक तेरे बंदे हम, इस गीत को लिखा था भरत व्यास ने। और भरत व्यास कहां के? चूरू के थे, अपने राजस्थान के। एक ऐसा गीत जो वर्ल्ड फेमस हो गया था, जिसको लिखा भरत व्यास ने, और चूरू के निवासी थे भरत व्यास। फिर देखो देवेंद्र झाझड़िया, भाला फेंक। भाला फेंक प्रसिद्ध खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया, जिनका जन्म 1981 में हुआ था चूरू के अंदर। देवेंद्र झाझड़िया का जन्म स्थान चूरू। ये देवेंद्र झाझड़िया, जिनको 2004 के अंदर स्वर्ण पदक मिला था, 2016 के अंदर दूसरी बार स्वर्ण पदक इन्होंने भारत को जिताया था, 2017 के अंदर इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, 2022 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। दोबारा देखिए, देवेंद्र झाझड़िया, जिनका जन्म चूरू में हुआ था, 1981 में जन्म हुआ था, जिन्होंने 2004 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, 2016 में भारत को दूसरी बार स्वर्ण पदक दिलाया, 2017 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था, और 2022 के अंदर पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। वो देवेंद्र झाझड़िया एक प्रसिद्ध नाम कहां के व्यक्ति थे? तो चूरू के निवासी थे। आगे चलते हैं। फिर देखो, कृष्णा पूनिया, डिस्कस थ्रो की प्रसिद्ध खिलाड़ी कृष्णा पूनिया। कृष्ण पूनिया कहां की है? तो चूरू की है। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो की प्रसिद्ध खिलाड़ी चूरू की हैं, और जिन्होंने 2004 में भारत को कांस्य पदक दिलाया था, और इनको 2010 के अंदर अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, 2011 में इनको पद्मश्री दिया गया था। दोबारा देख लीजिए, कृष्णा पूनिया कहां की निवासी? तो चूरू की। डिस्कस थ्रो की प्रसिद्ध कलाकार, जिन्होंने 2004 के अंदर भारत को कांस्य पदक दिलाया था, 2010 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और 2011 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर देखो, खेमचंद प्रकाश, लता मंगेशकर के गुरु, एक जिन्होंने, लता मंगेशकर ने, जो एक भारत रत्न थी, एक प्रसिद्ध हिंदी गायिका, जिनका नाम वर्ल्ड में आज पूरे गौरव से लिया जाता है, और इनके जो गुरु थे वो कहां के थे? तो अपने राजस्थान के लिए। अपने को इस राजस्थान पर गर्व होना चाहिए कि राजस्थान के इतने बड़े बड़े कलाकार हुए, जिन्होंने अपने शिष्यों को इतनी शिक्षा दी है कि वो वर्ल्ड फेमस हो गया आज। लता मंगेशकर के गुरु का नाम था खेमचंद प्रकाश, और खेमचंद प्रकाश अपने पड़ोसी जिले चूरू के निवासी थे जी। फिर देखो अगले जी, सालासर बालाजी। पूरे राजस्थान के अंदर बालाजी के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर और एक सालासर बालाजी का मंदिर। मंदिर तो और भी बहुत सारे, लेकिन फेमस मंदिरों की बात करूं तो ये दो मंदिरों के नाम आते हैं। तो जिसमें से सालासर बालाजी का मंदिर कहां पर है? तो चूरू के अंदर। चूरू के अंदर सालासर बालाजी का मंदिर चूरू में। और यहां पर जो सालासर बालाजी की जो मूर्ति है, वो मूर्ति किसको मिली थी? तो 1737 में एक मोहनलाल नाम का किसान था। हल जोतते समय मोहनलाल किसान को यह मूर्ति
प्राप्त हुई थी। इस मूर्ति की खास विशेषता है कि यहां हनुमान जी की दाढ़ी से हीरा चमकता है, दाढ़ी से हीरा चमकता है। और एक और खास विशेषता जो सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती है, मंदिर का निर्माण दो मुस्लिम कारीगरों ने किया था। और मंदिर का निर्माण दो मुस्लिम कारीगर कौन कौन से थे जिन्होंने निर्माण किया? एक का नाम है नूरा और दूसरे का नाम है दाऊद। नूरा और दाऊद नाम के दो मुस्लिम कलाकारों ने मंदिर का निर्माण किया था। दोबारा देख लीजिए, सालासर बालाजी का मंदिर चूरू के अंदर 1737 में एक मोहनलाल किसान नाम का एक व्यक्ति था। आसोटा गांव, चूरू के अंदर एक गांव पड़ता है आसोटा गांव, आसोटा गांव का निवासी था और अपने खेत के अंदर हल जोत रहा था। उस समय हनुमान जी की मूर्ति इनको प्राप्त हुई थी आसोटा गांव के अंदर। इस मूर्ति की खास विशेषता है कि यहां दाढ़ी से हीरा चमकता है। और मंदिर का निर्माण दो मुस्लिम कारीगरों ने करवाया था, नूरा और दाऊद ने। फिर देखिए दूसरा चूरू के अंदर इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर। इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर कहां पर है? तो सरदार शहर में, सरदार शहर चूरू के अंदर। और यह मंदिर कौन सी शैली में बना? तो द्रविड़ शैली में बना। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना। फिर देखो तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू के अंदर, सुजानगढ़ चूरू के अंदर। तो ये तीनों के तीनों बालाजी के मंदिर मैंने बता दिए चूरू के अंदर। सालासर बालाजी का मंदिर, इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर और तिरुपति बालाजी का मंदिर, तीनों के तीनों बालाजी के मंदिर है वो चूरू के अंदर। फिर देखो सावा गुरुद्वारा, राजस्थान में सिखों का एक महत्वपूर्ण केंद्र। सावा गुरुद्वारा कहां पर है? तो चूरू के अंदर। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा सावा गुरुद्वारा है। बात राजस्थान की और भारत की नहीं। राजस्थान के अंदर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा सावा गुरुद्वारा है। और सावा गुरुद्वारे के दिन मेला लगता है। पहले गुरु, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का मेला यहां पर, गुरु नानक देव जी की जयंती पर यहां पर मेला लगता है। और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती आती है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर मेला लगता है। ठीक है, तो सावा गुरुद्वारा चूरू, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही गुरु नानक जयंती होती है। फिर देखो मालजी का कमरा, एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसको बोलते हैं मालजी का कमरा। मालजी का कमरा है चूरू के अंदर, जिसका निर्माण सेठ मालचंद ने करवाया था 1920 के अंदर। एक बहुत बड़ी सुंदर सी एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसको मालजी का कमरा के नाम से जाना जाता है। 1920 में सेठ मालचंद ने इसका निर्माण करवाया था। फिर चंदन की काष्ठ कलाकृति, चंदन की काष्ठ कलाकृति, काष्ठ यानी लकड़ी की कलाकृति। चंदन की काष्ठ कलाकृति पूछ ले तो चूरू की है। और चंदन की काष्ठ कलाकृति के जनक कौन है? तो चौथमल जांगिड़, चौथमल जांगिड़ ये चंदन की काष्ठ कलाकृति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखना, राजस्थान में चंदन की काष्ठ कलाकृति चूरू की है, जिसके जनक कौन है? तो चौथमल जांगिड़, याद करना। फिर देखो बंदेज कला, बंदेज कला सुजानगढ़ चूरू की। सुजानगढ़ की मैंने तीन बातें बता दी है। एक तो कन्हैया लाल सेठिया का जन्म स्थान सुजानगढ़ चूरू, और एक तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू, और एक बंदेज कला सुजानगढ़ चूरू। इसके अलावा सुजानगढ़ चूरू की एक और बात बता देता हूं, राजस्थान में लाइमस्टोन खनिज कहां पर पाया जाता है? लाइमस्टोन खनिज पूछ ले तो सुजानगढ़ चूरू के अंदर पाया जाता है। बंदेज कला, कपड़े को आकृति में बांध कर रंग करने की कला को बोलते हैं बंदेज कला। और बंदेज कला के प्रसिद्ध कलाकार, कई प्रसिद्ध कलाकार हैं, जैसे कलाकारों के नाम आए तो बाघ सिंह बाटी, बंदेज कला के फेमस कलाकार हैं बाघ सिंह बाटी, फूल सिंह बाटी, फूल सिंह बाटी और तैयब खां, तैयब खां। तैयब खां तो बहुत ही फेमस कलाकार है। तैयब खां को बांधनी कला का बादशाह कहा जाता है। आ बात इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बांधनी कला का बादशाह किसे कहा जाता है जी? तो बांधनी कला का बादशाह कहा जाता है तैयब खां को। बंदेज कला सुजानगढ़ चूरू की, सुजानगढ़ चूरू में लाइमस्टोन खनिज पाया जाता है।
बंदेज कला का काम करने वाले कलाकार फेमस कौन हुए? तो बाघ सिंह भाटी, फूल सिंह भाटी और तैयब खां। बांधनी कला का बादशाह किसे कहा जाता है? तो बाघ सिंह भाटी को, सॉरी, तैयब खां को कहा जाता है। फिर चलिए अगले पेज। कबूतरी नृत्य राजस्थान में चूरू जिले का कौन सा नृत्य है? तो कबूतरी नृत्य चूरू का, चूरू क्षेत्र के अंदर किया जाने वाला नृत्य पूछ लिया आपसे तो कबूतरी नृत्य। फिर नाहटा संग्रहालय, नाहटा संग्रहालय भी चूरू के अंदर, एक म्यूजियम बनाया गया नाहटा नाम से, वो चूरू के अंदर है। फिर देखो लक्ष्मी निवास मित्तल कहां के निवासी थे? प्रसिद्ध उद्योगपति स्टील किंग से नाम से वर्ल्ड फेमस है लक्ष्मी निवास मित्तल, और कहां के निवासी? तो चूरू के। फिर देखो कोटसर संवत्सर आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? यहां लिख देता हूं, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो कोटसर संवत्सर, और कोटसर संवत्सर आखेट निषिद्ध क्षेत्र पूछ ले आपसे कहां है? तो चूरू के अंदर है। तो इस पेज की इतनी बातें आपको याद करनी है। कबूतरी नृत्य चूरू, नाहटा संग्रहालय चूरू, लक्ष्मी निवास मित्तल जो स्टील किंग के नाम से वर्ल्ड फेमस है वो भी चूरू, इसके अलावा कोटसर संवत्सर राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र वो भी चूरू के अंदर। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर देखो सर्वहितकारिणी सभा चूरू के अंदर 1907 में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया सर्वहितकारिणी सभा, यानी सभी को समान रूप, सभी के बारे में समान रूप से सोचने वाली एक संस्था बनाई गई। और इस सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा 2 पाठशालाएं स्थापित की गई। सर्वहितकारिणी सभा ने 2 पाठशालाएं स्थापित की। एक पाठशाला का नाम था कबीर पाठशाला और दूसरी पाठशाला का नाम था पुत्री पाठशाला, पुत्री पाठशाला। यहां चूरू क्षेत्र के अंदर, जो चूरू क्षेत्र पहले बीकानेर रियासत का पार्ट हुआ करता था, इस चूरू के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई और सर्वहितकारिणी सभा द्वारा 2 पाठशालाएं स्थापित की गई इस संस्था द्वारा, जिसमें एक का नाम है कबीर पाठशाला और दूसरी का नाम है पुत्री पाठशाला। कबीर पाठशाला दलित वर्ग की शिक्षा हेतु स्थापित की गई, जिसमें से पुत्री पाठशाला है वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई। फिर देखो एक और बात बता देता हूं चूरू की। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 भारत का पहला स्वाधीनता दिवस या भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और इस 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर झंडा फहराया गया था। चूरू के धर्मस्तूप पर झंडारोहण किया गया था या ध्वजारोहण किया गया था। ये ध्वजारोहण करने वाले 2 व्यक्ति थे, जिसमें से एक का नाम था चंदनमल बेहड़, चंदनमल बेहड़ चूरू क्षेत्र के बड़े स्वतंत्रता सेनानी चंदनमल बेहड़, और दूसरा स्वामी गोपाल दास। चंदनमल बेहड़ और स्वामी गोपाल दास, इन लोगों ने चूरू के धर्मस्तूप पर झंडा फहराया और नारा दिया अखरों रुपयों चांदी को राज महात्मा गांधी को। याद रखना दोस्तों, भारत का पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। और इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर चूरू में चंदनमल बेहड़ व स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्मस्तूप पर झंडा फहराया और नारा दिया अखरों रुपयों चांदी को राज महात्मा गांधी को। फिर देखो चूरू के अंदर और क्या है? दूध व खारा किसान आंदोलन। दूध व खारा किसान आंदोलन कब होता है? तो 1944 के अंदर होता है। और दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रघुवर दयाल गोयल और मग्गाराम वैद्य। रघुवर दयाल गोयल, मग्गाराम वैद्य और हनुमान सिंह आर्य। हनुमान सिंह आर्य। आपसे पूछ ले कि दूध व खारा किसान आंदोलन कहां पर हुआ, तो याद रख लेना चूरू के अंदर हुआ। और दूध व खारा किसान आंदोलन कब हुआ? तो 1944 में हुआ। नेतृत्व किसने किया है? तो रघुवर दयाल गोयल, मग्गाराम वैद्य और हनुमान सिंह आर्य ने किया है। और चूरू के अंदर
रतनगढ़ नाम की एक जगह पड़ती है चूरू के अंदर, रतनगढ़ चूरू, वहां पर एक घटना हुई थी कांगड़ कांड के नाम से। रतनगढ़ नाम की जगह पड़ती है चूरू के अंदर, वहां पर एक घटना हुई कांगड़ कांड के नाम से। ठीक है, कांगड़ कांड के नाम से यहां पर एक घटना हुई 1946 के अंदर। ठीक है, और एक आपको एक और बात याद आ रही है मेरी, राजस्थान में आरटीडीसी का चिरमी होटल कहां पर है? आरटीडीसी का चिरमी होटल दोस्तों पूछ ले तो चूरू के अंदर, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चिरमी नाम का होटल आपसे पूछ ले चूरू। वैसे तो चिरमी गीत भी होता है, चिरमी एक पौधा भी होता है, चिरमी वैसे पौधा होता है, हृदय रोगियों के लिए दवाई बनाई जाती है जिस पौधे से, और एक चिरमी गीत होता है जो नवविवाहिता को अपने पीहर की याद आने पर गाया जाता है। और आरटीडीसी का चिरमी होटल पूछ ले तो चूरू के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये है चूरू जिले की छोटी बड़ी बातें, और चूरू जिले के की बातें ये आप पढ़ने की कोशिश करना, और मैं एक अगले क्लास के अंदर फिर एक नए जिले के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आपको शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।